हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भावी शिक्षकों को राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सभी विद्यार्थियों का मेरे इस हिंदी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आरपीएससी एग्ज़ाम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, हिंदी की बेहतर तैयारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको पता चल सके कि कौन सी क्लास किस दिन हो रही है। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद भी अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो वीडियो आके भी निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो कब आई और कब निकल गई। दूसरी चीज़, यहाँ मुझसे जुड़े हैं तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ये जो स्क्रीन पर आपको नोट्स दिख रहे हैं, इन नोट्स को मैं PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे भेजती हूँ और बिल्कुल निःशुल्क भेजती हूँ। कोई भी चार्ज नहीं है, एक भी पैसा नहीं है। सभी विद्यार्थियों के हित में एक मुहिम चलाई थी मैंने कि जिन नोट्स को पढ़कर मैंने व्याख्याता की एक सीट पाई, उन्हीं नोट्स को मैं प्रोवाइड करवाऊँगी हर उस विद्यार्थी तक जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जीवन में कुछ बनना चाहता है। तो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेने के बाद मुझे लगा कि मेरे जो ये नोट्स हैं वो सिर्फ एक रद्दी के समान ही पड़े रह जाएंगे अगर मैंने इन्हें सही जगह काम में नहीं लिया। तो फिर पहले ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि वाकई में बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही गज़ब के नोट्स हैं और मुझे उन्हें इन नोट्स को हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाना चाहिए जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में फ़ीस दे के नहीं पढ़ सकता, बड़े बड़े कोर्सेज़ नहीं खरीद सकता किसी भी एप्लीकेशन से। क्योंकि आज के इस बेरोज़गारी के दौर में लंबे टाइम तक हमें परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक लंबे टाइम तक, ऐसा नहीं है कि किसी विद्यार्थी ने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरा और एग्ज़ाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब एक विद्यार्थी इस कंपटीशन की दौड़ में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करता है मानसिक रूप से, तो मानसिक रूप से तैयारी में भी उसे 6 महीने लग जाते हैं। और मानसिक रूप से तैयार होने के बाद जब जितने भी साधन उसमें चाहिए उन सब को जुटाने में उसको साल भर लग जाता है। और उसके बाद ऐसे करते करते 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी तो निकल ही जाती है। फिर वो जब पाठ्यक्रम को समझने के लिए बैठता है तब उसको 2-4 महीने लगते हैं। फिर उस पाठ्यक्रम को समझकर अपने स्तर पर जब वो पढ़ने की कोशिश करता है तो फिर और समय लगता है। यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम में कूदने से लेकर और इसे पार करने तक की जो जर्नी है, वो मेरा अनुभव ये कहता है कि कम से कम भी 3-4-5 सालों की हो जाती है। हाँ, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं कि जिन्होंने कदम रखा और उन्हें सिलेक्शन मिल भी गया, बहुत ही कम लोग होते हैं। बाकी 2 से 3 साल की जर्नी, 4 साल की जर्नी हर व्यक्ति को करनी ही होती है। यहाँ तक कि काफ़ी लंबा समय भी लोग निकाल चुके होते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी इसमें होंगे, बहुत सारे ऐसे शिक्षकगण भी इसमें होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी थर्ड ग्रेड में भी है या सेकंड में भी है, जो फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें खुद को पता है कि वो थर्ड तक भी कैसे पहुँचे और सेकंड तक भी कैसे पहुँचे। और जो तैयारी कर रहे हैं उसे अच्छे से पता है। और मैं ये बात इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि पूरे 10 साल लगे मुझे इस आरपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ऐसा नहीं है कि 10 सालों तक मैं पढ़ती ही रही, नहीं, तैयारी जो की है कंटिन्यू एकदम, जो कह सकते हैं सटीक तरीके से, जुझारू तरीके से, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरा डिवोट होके अपने आप को पूरा दे के वो पूरे 2 साल करी है। बाकी ऐसे फॉर्म खूब भरे हैं, खूब कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं, पर जिस निष्ठा के साथ, जिस लगन, जिस मेहनत के साथ मुझे ठाकुर जी ने इसमें चलाया, वो मेरा 2018 से 2020 का गया। क्योंकि 2018 में मैंने इस फर्स्ट ग्रेड को, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों आई थी, उसे करने की ठानी और बिल्कुल डिवोट होके और अपना सब कुछ एक तरफ रख के सिर्फ अपनी ज़िंदगी को सिर्फ किताबें 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 और मैं, मेरा कमरा, मेरा घर, मेरी किताबें, इसके बाहर की सारी दुनिया भूल चुकी थी, सारी चीज़ें भूल चुकी थी। और ये इतनी रामायण जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ और आप सोच रहे होंगे कि मैडम क्लास शुरू नहीं कर रही है, फालतू की बातें क्यों कर रही है, हमारा टाइम ख़राब क्यों कर रही है, खाली पढ़ना, नोट्स उतारना सब कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ अनुभव सुन लेने चाहिए क्योंकि वो अनुभव हमें एक सीख दे जाते हैं आगे बढ़ने की, हमें एक प्रेरणा मिल जाती है उनसे कुछ कर गुजरने की।
तो 2018 से 2020 के बीच में जब मैंने सेकंड ग्रेड दी थी और मैंने एनवीएस दिया, मैंने केवीएस दिया, सब कुछ दिया, हर बार प्लग होती रही, हर बार फेल होती रही। और उसके बाद लास्ट एक फाइनल अटैम्प्ट बचा था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जो ऑलरेडी आगे से आगे एक्सटेंड होता जा रहा था, डेट पोस्टपोन्ड होती जा रही थी। शायद ईश्वर ने मेरे लिए ही इतनी व्यवस्था करी थी और हकीकत में मेरे लिए ही करी थी, क्योंकि मुझे अपने कान्हा पे पूरा विश्वास था। तो हर बार 6-6 महीने आगे होती गई और ऐसे मुझे 8 महीने मिल गए। सेकंड ग्रेड की तैयारी चल ही रही थी पहले, लेकिन फरवरी 19 फरवरी 2019 का मैंने संस्कृत शिक्षा विभाग वाला सेकंड ग्रेड दिया, जो कि उस सेशन का लास्ट सेकंड ग्रेड अटैम्प्ट था। और वहाँ देने के बाद भी मुझे लग गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और इससे पहले मैं केवीएस दे चुकी थी और मैं अपने इधर राजस्थान वाला सेकंड ग्रेड भी दे चुकी थी, अक्टूबर वाला 2018 वाला सितंबर में। उसके बाद सितंबर 2019 में मैंने एनवीएस का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर मैं 0.26 से रह चुकी थी। यानी फरवरी 2019 में जो लास्ट सेकंड ग्रेड दिया, उसके बाद मुझे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 10 महीने का टाइम मिला। फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्ज़ाम में जाने से मैं खुद डरा करती थी, घबराया करती थी, लगता था कि होगा नहीं होगा, क्या होगा। इंग्लिश नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, मैथ नहीं आती, जीके में कौन से झंडे गाड़ दूंगी, क्या कर दूंगी। लेकिन जब वो उखल में सर दिया तो फिर जब वो कहते हैं ना, मूसल से क्या डरना, जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। टाइम रह गया 10 महीने, एग्ज़ाम एक रह गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, और उस वक्त लगा कि बस अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो घुसो इसमें। तो ये 10 महीने मेरे जीवन के जो रहे 2019 के, उसमें मेरे ठाकुर ने मेरा इतना साथ दिया, इतनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर भरी कि जिस एग्ज़ाम को डरने से मैं कतराती थी, मैं घबराती थी और लगता था कि जब मैं सेकंड ग्रेड में कोई झंडे नहीं गाड़ पाई तो फर्स्ट ग्रेड में तो क्या ही उखाड़ लूँगी। होता है जब हम थर्ड ग्रेड जैसे एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, जब हम सेकंड ग्रेड जैसे एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, और अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो हमारे आसपास वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि थर्ड में तो कुछ नहीं कर पाया, सेकंड में कुछ नहीं कर पाया, तो फर्स्ट में कौन से झंडे गाड़ लेगा, कौन सा गजेटेड ऑफिसर बन जाएगा या बन जाएगी कि अरे भाई थर्ड में तो नौकरी लग के दिखा देता है या दिखा देती। अक्सर होता है, पर जहाँ चाह है वहाँ राह है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड में फेल हो गए तो आप फर्स्ट में भी हो जाओगे। इसका उदाहरण मैं खुद हूँ। और अगर आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की, और आपको अपने उस ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और सबसे बड़ी बात, भगवत गीता जो कि सभी उपनिषदों वेदों का सार है, उसमें भी यही भगवान कृष्ण ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कर्म किए जा, अपना कर्म करो, फल को तो छोड़ ही दो। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये सोचना तो ईश्वर का काम है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमारा कर्म करना है, वो भी आसक्ति रहित। अगर हम फल को सोच के कर्म करने लगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधा दुख तो फल का रहेगा, तो फिर दिमाग भी नहीं लगेगा। तो बस वही किया, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और उसी के बेस पर मैंने ठाकुर को अपनी नैया का खेवनहार बनाया। और लगातार ये 10 महीने मैंने फर्स्ट ग्रेड की खतरनाक तरीके से तैयारी करी, पूरा उसमें अपने आप को मैंने लगा दिया, खपा दिया। और 3 जनवरी 2020 को जो फर्स्ट ग्रेड हुआ उस पेपर को मैंने दिया, और देने के बाद उम्मीद नहीं थी कि पास हो जाऊंगी, मन में डर था, क्योंकि हर विद्यार्थी के अंदर जब वो तैयारी कर रहा होता है तो स्वाभाविक सी बात है, उसे कभी ये नहीं पता होता है जब एग्ज़ाम देता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो रिज़ल्ट आने के बाद जब हो जाता है तब लगता है कि अरे मैं इस लायक था, या मैं इस लायक थी क्या, या मैं इस काबिल थी क्या। क्योंकि उसके अंदर यही चलता है कि मैं इस लायक हुई नहीं, मैं इस काबिल हुई नहीं, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा, क्या पता इस बार होगा, या कभी होगा कि भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करो, पूरी ईमानदारी से करो, और फल को तो आप छोड़ दो उस ईश्वर के ऊपर, क्योंकि वो जो देगा ना वो छप्पर फाड़ के देगा। वहाँ ना आपकी सोच चलेगी ना किसी और की, और वो जो करता है वो अपने आप में कुछ अद्भुत अनोखा ही होता है, ये मेरा अनुभव है।
तो बस आप पढ़ते रहिए, मेरे साथ लगातार चलते रहिए। जिस तरीके से आपने धैर्य धारण करके हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा किया, जबकि आपको इतना अच्छा गुरु भी नहीं मिला। मैं तो अपने आप को गुरु क्या कहूँ, इतनी अच्छी टीचर भी नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे बीच में बहुत जगह जगह गैप भी किए, जबकि मुझे पता है कि जो विद्यार्थी तैयारी करता है, एक दिन का नुकसान भी उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। उसके बावजूद मैंने अभी आपके 15 से 20 दिन पूरे के पूरे बिगाड़ दिए, लेकिन फिर भी इतने अच्छे लोगों का सहयोग मिला, इतने अच्छे विद्यार्थी हो आप लोग, मैं क्या बताऊँ। फिर भी आपका इतना स्नेह मुझे मिलता है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि देखो मैं इनके साथ क्या कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कितना स्नेह से मुझसे जुड़े हैं, कितना अच्छाई से मुझसे जुड़े हैं। इनके दिलों में ये नहीं आया कि मतलब है ना, बाकी कोई और होता तो गालियाँ लिख दे, कैसी मैडम हो आप, बिल्कुल आपको परवाह नहीं है। हो सकता है मन में आया हो, पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि चाहते हुए भी कभी कुछ कर नहीं पाते। बाकी ऐसा मोटिव कभी रहा नहीं यूट्यूब पे आने का। कोई ऐसा मकसद नहीं है कि कोई पैसा कमाना है या नाम कमाना है या फिर कुछ और इनकम चाहिए। जो मुझे मेरे ठाकुर ने जो एक गजेटेड ऑफिसर बना दिया मेरे लिए जीवन में, बस वो बहुत है। इतना भी मैं कर लूँगी तो मैं मानूँगी कि मैंने उनकी लाज रख ली। बाकी मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। यूट्यूब पे आने का सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एकमात्र उद्देश्य रहा कि मेरे सिलेक्शन के बाद जब मैंने मेरी किताबें रखने लगी और कट्टे में भरने लगी, तो उस भरते भरते ही मुझे ये ख्याल आया कि ये जो मेरे इतने अच्छे नोट्स हैं जिनको पढ़ के मैंने फर्स्ट ग्रेड क्लियर किया है, क्यों ना ऐसा हो कि मैं विद्यार्थियों तक पहुंचा दूं। तब मेरे अंदर एक भावना जगी और उस वक्त मुझे लगा कि मैं पहुंचाऊं कैसे इस चीज़ को, मेरे पास सोर्स क्या है, क्योंकि मैं जानती तो हूँ नहीं। अब मेरे एरिया में आसपास 2-4-5 जने हैं, पर सब तक किस तरीके से पहुँचाऊँ, और इतना समय भी नहीं कि किसी कोचिंग संस्थान में जाके मैं पढ़ा सकूँ क्योंकि बच्चे भी हैं, घर गृहस्थी सब है, और ईश्वर ने जितना दिया उतने में मैं खुश हूँ। तब मुझे आइडिया आया कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं मेरे इस मैटर को हर उस विद्यार्थी तक पहुँचा सकती हूँ, उस गरीब विद्यार्थी तक पहुँचा सकती हूँ, उस मज़दूर के बेटे, उस किसान के बेटे तक पहुँचा सकती हूँ, उन महिलाओं तक पहुँचा सकती हूँ, या तो जो महिलाएं एकल है या जिनके जीवन में बहुत सारी समस्या है, जिनके पास पैसे नहीं है, चाहते हुए भी करना बहुत कुछ चाहती है, पर आज की दुनिया में पैसा हो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक मकान में, एक कमरे में भी यदि आप रहते हैं तो 3 से 4 हज़ार उसका किराया होता है। जयपुर जैसी सिटी में 5 हज़ार एक कमरे का लेगा, फिर वो 30-35 हज़ार आपसे कोचिंग का लेगा, फिर आप खाना वाना भी खाओगे। तो मतलब ये मान के चलो कि आदमी को बाहर निकलने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती है, और इतना नहीं कर सकता व्यक्ति, क्योंकि कंपटीशन के फील्ड में जब हम उतरते हैं, ऐसा है नहीं कि आज हम उतरे और 2 महीने में पास हो के घर चले गए, भाई हम कर्जा भी उतार देंगे, सब कर लेंगे। नहीं, हमें 3 से 4 साल देने होते हैं। उस 3 से 4 साल में हमारे लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो बस यही सब सोच के और मन में एक भावना आई कि क्यों ना, ठाकुर ने मुझे ये मौका दिया है सबका भला करने का। क्या पता कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, ये तो नहीं पता था, पर आज जब मैं मेरे इतने बड़े परिवार को देखती हूँ, लगभग 5,000 प्लस मेरा परिवार बन चुका है यूट्यूब पे, बहुत खुशी होती है। इन 5,000 में से अगर 50 का भी सिलेक्शन होता है तो मेरी जीवन में ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और अपने आप पे बहुत प्राउड फील करूँगी। इसीलिए नहीं कि मैंने आपको मैटर दिया, इसीलिए कि आपने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने उसे बहुत अच्छे से समझा, और आप अपने जीवन में कुछ बन गए। आपके घर वालों की जो एक विश थी वो आपने पूरी कर दी। किसी के घर में जो बुझता दिया था वो फिर से जल गया, किसी के घर में रोशनी फिर से आ गई, चेहरों पे चमक आ गई, तो बहुत खुशी होगी मुझे। इसीलिए मैंने ये निःशुल्क एक अभियान मुहिम चलाई कह सकते हैं, जिसमें आज 5,000 बच्चे, 5,000 से ज़्यादा तो मुझसे यूट्यूब पे जुड़े हैं, और 1,500 से ज़्यादा बच्चे मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े हैं जो मेरे नोट्स प्राप्त कर रहे हैं। अगर 50 बच्चे भी इसमें से पास होते हैं तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की अनुभूति रहेगी, और मैं बहुत खुश हूँ आप सभी के इतने प्यार से, इतने स्नेह से। अब आगे हमारी क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन है कि आप पहले थोड़ा सा रुके और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और लाइक प्लीज़ करें। मैं हमेशा आपसे लाइक इसीलिए मांगती हूँ
क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद ही मेरा इस चैनल पे आने का मन करता है। मैं सही बता रही हूँ ये चीज़। कमेंट्स पढ़ने से बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, और जब लाइक देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं सही दिशा में जा रही हूँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पहले जाइए, लाइक कीजिए, फिर हम आगे क्लास लेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको अरस्तु का अनुकरण बताया था। उसमें एक प्रश्न मुझसे कैलाश कुमार जी ने किया कि मैम, काव्य प्रकृति की अनुकृति है, ऐसा नवरीतिकारों या नव व्याख्याकारों में किसने कहा? तो देखिए, अरस्तु ने ही कहा, और अरस्तु के साथ बहुत सारे विद्वान हुए जो नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। पर काव्य को प्रकृति की अनुकृति अरस्तु ही मानेगा, क्योंकि सिद्धांत का नाम क्या है? अनुकरण। सिद्धांत का नाम ही अनुकरण है, और ये दिया किसने? अरस्तु ने ही दिया है। तो अनुकृति और अनुकरण एक ही चीज़ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। प्रश्न की प्रकृति को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको एक प्रश्न आपको कहीं से मिलता है और आप उसे पढ़ते हैं, तो फिर आप उसमें परेशान नहीं होना है। आप और पढ़िए और ऑब्जेक्टिव ढूंढिए और निकालिए, कहीं ना कहीं उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। क्योंकि किसी एक चीज़ पर आकर जो हमारी खोज है ना, ख़त्म नहीं हो जाती है। हमें आगे से आगे ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर मिलेगा। हो सकता है मेरी बात से भी आप संतुष्ट ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप यूजीसी नेट के पेपर पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप कॉलेज लेक्चरर के पेपर पढ़ते जाएंगे, आपके सारे डाउट दूर होते जाएंगे। क्योंकि प्रश्न मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको। और आप देखिएगा, आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे उत्तर मिल चुका है। कल हमने अरस्तु का अनुकरण पढ़ा, और जैसा कि मैंने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देखा था, सभी बच्चों को यानी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से, देखिए मेरी एक आदत है ये बच्चों वर्ड कहने की, तो आप लोग बुरा ना माने, क्योंकि मैं डेली स्कूल जाती हूँ, वहाँ पर क्या थोड़ी सी मेरी आदत बनी हुई है। तो यहाँ पर जब पढ़ाती हूँ ना, तो मैं ये भूल जाती हूँ कि आप सब मेरे बराबर हैं, मुझसे बड़े भी हैं, है ना, और सभी विद्यार्थीगण हैं। पर मैं क्या बच्चे बोल देती हूँ, मुझे जनरली पता नहीं रहता है। तो आप मेरी इस बात को बिल्कुल भी अदर वे में ना लें। हो जाता है, वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों वर्ड का यूज़ नहीं करूँ, फिर भी हो जाता है। तो आप इसे बिल्कुल भी दिल से ना लगाएं। आप सभी मेरे लिए भावी शिक्षक गण हैं, सभी विद्यार्थी गण हैं। तो ये एक आदत है जो डेली स्कूल में जाती हूँ, तो थोड़ा सा बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे। लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व। देखिए, हमने लक्षण पढ़े काव्य के, प्रयोजन पढ़े, रस निष्पत्ति पढ़ी, काव्य हेतु पढ़ा, हमने अरस्तु का अनुकरण पढ़ा। अब हम लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व पे आएंगे। हमने ध्वनि सिद्धांत सब कुछ पढ़ लिया। अब देखिए, बहुत ही गजब का टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, और मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। जितना इसका नाम टफ दिख रहा है, उतना टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितने नाम हमें टफ दिखते हैं, उतना मैटर टफ होता नहीं है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था, मुझे लगा ये क्या खिचड़ी, क्या रामलीला पैदा करी है, कोई और ही दे देते, कहाँ ज़रूरत थी, कौन सा हमें 11th-12th को ये पढ़ाना है स्कूल में जाके, क्यों बिना मतलब है ना इतना पढ़ाते हैं। लेकिन जब पढ़ने लगी ना, तो फिर मज़ा आने लगा कि हाँ, कुछ ऐसे फैक्ट है ज़िंदगी में जो जानना ज़रूरी है। और ये जितने भी सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे वास्तविक जीवन से जुड़े हैं। आपने अरस्तु का अनुकरण देखा, काव्य, कला, प्रकृति, तो ये हमारे जो हम कह सकते हैं ना, हमारे व्यवहार में ये चीज़, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, ये हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, पर हमारी ज़िंदगी से रिलेट करके पढ़ते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। आप देखिए, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व। सबसे पहली बात तो आपको ये लग रहा होगा कि ये उदात्त शब्द क्या होता है। बिल्कुल, आगे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब है क्या। अब देखो, पेरी इप्सुस 1554 ईस्वी, और ये है ऑन दी सबलाइम। ये क्या है, ये टर्म भी आपको समझ में आएगी। अभी मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, मेरे साथ पढ़ना है। लॉन्जाइनस शताब्दी कौन सी है? तीसरी। ये तीसरी लिखा है यहाँ इस तरीके से, तीसरी शताब्दी, ठीक है ना, ये तीसरी का है। लॉन्जाइनस को प्लेटो व अरस्तु के बाद यूनानी समीक्षा शास्त्र का तीसरा प्रतिष्ठित आचार्य माना जाता है, ठीक है। यानी हमने प्लेटो पढ़ा, हमने अरस्तु पढ़ा। अब ये कह रहा है कि जो लॉन्जाइनस है, उसे प्लेटो और अरस्तु के बाद यूनानी समीक्षा शास्त्र का तीसरा प्रतिष्ठित आचार्य माना जाता है। यानी हमें ये तो कंफर्म हो गया कि प्लेटो और अरस्तु क्या थे? यूनानी समीक्षक थे। आगे हम मार्क्सवाद पढ़ेंगे, ठीक है। उस मार्क्सवाद में जो कार्ल मार्क्स आएंगे, उनका भी एक अलग ही वो होगा,
वो कहाँ के थे, क्या थे, वो अलग ही आएंगे, वो कौन किस टाइप के थे। यहाँ हम देख रहे हैं प्लेटो, अरस्तु, तो आपको पता होना चाहिए ये थे यूनानी समीक्षक। और इनके बाद जो तीसरा आया वो क्या आया, लॉन्जाइनस आया। ये नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। अब देखिए इसका समय क्या है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी है, ठीक है। अब देखो, पालमारा की एक महारानी थी, उसका नाम था जेनोविया, और इस पालमारा की महारानी जेनोविया का एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था लॉन्जाइनस। समझ में आई बात। पालमारा की महारानी जेनोविया के मंत्री लॉन्जाइनस को विश्व का पहला स्वच्छंदतावादी रोमांटिक आलोचक माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। कहाँ के थे, पालमारा की महारानी थी जेनोविया, उसका मंत्री था लॉन्जाइनस, और हमारे विश्व का, पूरे विश्व की बात की जा रही है, तो विश्व का प्रथम स्वच्छंदतावादी या रोमांटिक आलोचक अगर किसे कहा गया तो वो किसे कहा गया, लॉन्जाइनस को कहा गया। अब मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कुछ नाम, पेरी इप्सुस 1554 ऑन दी सबलाइम, क्या है ये देखिए यहाँ। इन लॉन्जाइनस की एक रचना है, उसका नाम है पेरी इप्सुस। क्या नाम है उसका, पेरी इप्सुस। किस भाषा में है, ग्रीक या यूनानी भाषा में, दोनों का एक ही मतलब है, ग्रीक यूनानी भाषा में। अब इस रचना का जो पहला संस्करण है वो निकला 1554 ईस्वी में, और ये रचना जो थी वो किस भाषा में थी, ग्रीक और यूनानी भाषा में। और इस रचना का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया वो किस नाम से किया गया, ऑन दी सबलाइम नाम से किया गया। समझ में आ गई टर्म आपको। वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो मैं फिर कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा इससे, सिर्फ आपका स्नेह मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अंग्रेजी अनुवाद यानी किसका, पहले लिखी गई ग्रीक और यूनानी भाषा में, और अंग्रेजी अनुवाद है ऑन दी सबलाइम यानी इस नाम से। अब उदात्त तत्व शीर्षक से प्रकाशित, हिंदी में ये है, ये अंग्रेजी में है। समझ में आ गया यहाँ तक। इनके अनुसार, किसके अनुसार, लॉन्जाइनस के अनुसार, कला, अब ये कला के बारे में बात कर रहे हैं। देखो हमने प्लेटो अरस्तु पढ़ा, उन्होंने भी कला के बारे में बात की, ये भी कला के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये, कि कला न तो वासनाओं का पोषण करती है और न ही विरेचन का, अपितु वह क्या करती है, उदात्तीकरण करती है। समझ में आई बात। देखो, कला न तो वासनाओं का पोषण करती है, ये लाइन किसने मानी, प्लेटो ने मानी, और न ही विरेचन, ये किसने कहा, अरस्तु ने, बल्कि वह उदात्तीकरण करती है, ये मानता है लॉन्जाइनस। इन्होंने काव्य जगत को एक नया सिद्धांत दिया, जिसे क्या, किस नाम से जाना गया, उदात्त तत्व नाम से जाना गया, ठीक है। अब ये उदात्त वर्ड क्या है, उदात्त का अर्थ क्या है ये टर्म, ये जो बार बार आ रहा है ना उदात्त तत्व, क्या मतलब है इसका, तो उदात्त का अर्थ है उच्च विचार या ऐसी उच्च भावनाएं जो कि आत्म बलिदान या परोपकार की प्रेरक हो। समझ में आ गया होगा आपको। लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व यानी कि लॉन्जाइनस के उत्तम विचार, लॉन्जाइनस की ऐसी उत्तम भावनाएं जिसमें क्या जो किससे संबंधित है, आत्म बलिदान और परोपकार की भावनाओं से संबंधित है, जो हमें उसके लिए प्रोत्साहित करती है। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त प्रभाव डालना ही एक कविता का उद्देश्य होना चाहिए। उदात्त प्रभाव डालना मतलब उच्च विचार, यानी उस रचना को पढ़कर हमारे अंदर एक प्रेरणा जग सके, उस रचना को पढ़कर हमारे विचार उच्च कोटि के बन सके, हमारी भावनाएं उच्च कोटि की बन सके, उसे ही क्या मानते हैं लॉन्जाइनस, एक कविता का उद्देश्य मानते हैं, एक कला का उद्देश्य मानते हैं। भावों और विचारों की उदात्तता ही साहित्य सर्जन की ओर प्रेरित करती है, यानी हमारे भाव और हमारे जो विचार हैं उनकी उदात्तता मतलब क्या है, हमारे भाव और हमारे विचार जितने उच्च कोटि के होंगे वो हमें क्या करेंगे, साहित्य सर्जन की ओर प्रेरित करेंगे, और उसी से दर्शक व पाठक क्या होंगे, प्रभावित होंगे। यानी जितना उत्तम कोटि का काव्य एक कवि निर्मित करेगा या एक राइटर जो है वो जितना उच्च कोटि का काव्य लिखेगा तो दर्शक और पाठक उसी से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे,
पढ़ने के बाद उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी, उनके विचार भी उच्च बनेंगे, ये चीज़ है। अब देखिए लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने तत्व माने। उदात्त का मतलब उच्च विचार या उत्तम विचारों के कितने तत्व माने, 5 तत्व माने हैं। सबसे पहली टर्म तो ये याद कर लेना, 5। अगर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी आ जाए 1 2 3 4 5 जो भी 5, ठीक है। अब इन 5 के अंदर क्या है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला है उदात्त विचार अपने आप में, यानी कि ऊंचे विचार। किसी रचना के महान होने के लिए रचनाकार का उदात्त विचारों युक्त होना आवश्यक है। यानी किसी ने कोई रचना लिखी है, अब वो रचना महान कैसे होगी, यानी प्रेमचंद ने गोदान लिखा, गोदान फेमस कैसे हुआ? गोदान फेमस ऐसे हुआ कि उसने गोदान लिखा, उस गोदान के अंदर उसने जो भी विचार लिए वो विचार क्या थे, एक प्रेरणा देने वाले थे, समाज को एक नई दिशा देने वाले थे, समाज की सामाजिक छवि दर्शाई गई उसके अंदर, है ना। पूरा एक माहौल बनाया गया उसके अंदर, एक मॉरल निकल के आया उसके अंदर, यानी कि उसके जो विचार थे प्रेमचंद के, तो वो क्या हो गए, उच्च विचार थे। तो उच्च विचारों के साथ साथ अपने आप वो कृति क्या हो गई, वो रचना महान हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व क्या है। आगे देखो, लॉन्जाइनस के अनुसार, अब लॉन्जाइनस क्या कहता है, यदि रचनाकार शूद्र और निम्न कोटि के विचारों से युक्त है तो वह कभी उदात्त रचना नहीं कर सकता। सबसे पहली बात कि जो राइटर है, जो रचना करने वाला है, रचनाकार है, उसके खुद के विचार यदि निम्न कोटि के होंगे तो ना ही तो वो कभी अच्छी रचना कर सकता है, ना ही वो रचना कभी महान बन सकती है। उसके लिए सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है, उसके खुद के विचारों का उच्च होना ज़रूरी है, ताकि वो जिस रचना का निर्माण करे वो रचना समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सके, ठीक है। दूसरा आता है भावों का उदात्त चित्रण, यानी भावों का उच्च स्तर पर चित्रण करना, उच्च स्तर पर उसका चित्रण हो सके। लॉन्जाइनस के मत से भाव 2 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ भावों को भी 2 प्रकार में बांटा गया, निम्न आवेग, भव्य आवेग। एक तो नीची कोटि के, एक उच्च कोटि के, भव्य यानी उच्च कोटि के। अब निम्न आवेग क्या है, वे भाव जो मनुष्य की आत्मा को मलिन करते हैं निम्न आवेग कहलाते। यानी हमारे अंदर जो दुर्बल भावनाएं आती है, जो हमारे मन को दूषित करती है, जो हमारे मन को मलिन करती है, गंदा करती है, वो क्या है, निम्न आवेग है। और उनमें क्या क्या आते हैं, देखो निम्न आवेग में ईर्ष्या, क्रोध, भय आदि, बिल्कुल डेफिनेट। ये जीवन से जोड़ के देखिए आप, ये जो एमए के 10 सिद्धांत दिए हैं ना, ये कोई बच्चों को नहीं पढ़ाने हैं हमें स्कूल जाके। ये हिंदी का वो पार्ट है जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, आप इन्हें जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं, हमारे साथ कोई और भी है, वो भी पढ़ रहा है। यदि हमें ईर्ष्या का भाव आ गया तो ईर्ष्या का भाव आने के बाद हमें क्रोध भी आएगा। हम 2 साथी हैं, 2 साथी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, पढ़ते पढ़ते हमें पता चला धीरे धीरे जलन होने का भाव आ गया, जलन से क्रोध होगा और उसके बाद उससे भय होगा। भय क्या होगा, हम दोनों में से यदि एक का हो गया और एक का नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये मलिन भाव है, ये निम्न कोटि के भाव है, और ऐसा भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए। हमेशा दूसरों को ऊपर उठाने की प्रेरणा हमारे अंदर होगी तो पहले हमारा खुद का कल्याण होगा, लेकिन अगर दूसरों को गिराने की भावना हमारे अंदर होगी तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क यदि दूसरे को गिराने के विचार कर रहा है तो फिर हमारे खुद के लिए खड्डा तैयार है। तो ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। यही लॉन्जाइनस ने बताने की कोशिश की है कि निम्न आवेग जो क्या क्या है, ईर्ष्या, क्रोध, भय, ये निम्न आवेग है। अब भव्य आवेग क्या है, वे आवेग यानी वो भावनाएं जो मनुष्य के अंतःकरण में विकसित होकर उसकी आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, वे भव्य आवेग या अच्छी भावनाएं या अच्छे विचार कहलाते हैं। जैसे उत्साह, प्रेम, ये क्या है, ये भव्य आवेग है, ये ऊंचे विचार है, ठीक है। अब देखिए लॉन्जाइनस के मतानुसार कविता में भव्य आवेगों का चित्रण होना चाहिए, यानी ऊंचे विचारों का, उच्च विचारों का चित्रण होना चाहिए, ऊंची भावनाओं का चित्रण होना चाहिए। अब तीसरा आता है हमारी अलंकार योजना। ये क्या थीम है, देखो औदात्य के संपादन के लिए उदात्त अलंकार योजना का होना आवश्यक है, यानी उच्च विचारों के लिए वैसे ही उच्च अलंकारों का
उच्च अलंकार योजना का होना क्या है, आवश्यक है। लॉन्जाइनस ने अलंकारों को उदात्त तत्व का वाहक बताया है। अलंकार क्या है, ऊंचे विचारों के वाहक है। कैसे है, देखो। उनके मतानुसार यानी लॉन्जाइनस के मतानुसार कविता में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि भावों के उत्कर्ष के लिए होना चाहिए। यानी हमारे भावों को एक प्रेरणा प्रदान कर सके, हमारे भावों को सही दिशा प्रदान कर सके। तो अलंकारों का प्रयोग केवल चमत्कारिक प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक सीख के लिए होना चाहिए, उच्च विचारों के लिए होना चाहिए। कविता में अलंकार जबरदस्ती न ठूसे जाए, वरन उनका प्रयोग सहज स्वाभाविक होना चाहिए। अब आगे देखिए, उत्कृष्ट भाषा या फिर भव्य शब्दावली यानी ऊंची शब्दावली, उच्च शब्दावली। उदात्त काव्य के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग अपेक्षित है। महान विचार हल्की और शुद्र बाजारू शब्दावली में व्यक्त नहीं किए जा सकते। महान विचार कभी भी घटिया शब्दावली या शुद्र शब्दावली या बाजारू शब्दावली में व्यक्त नहीं किए जाते। महान विचारों के लिए उत्कृष्ट भाषा होना जरूरी है, उत्कृष्ट शब्दावली होना जरूरी है। फिर आता है पांचवा, गरिमामय रचना विधान या फिर गरिमामय उदात्त शैली। तो गरिमामय रचना विधान से तात्पर्य है शब्दों का विशेष और एक व्यवस्थित क्रम। गरिमामय होता है उसकी गरिमा के अनुकूल। जैसे हम व्याकरणिक शब्दावली देखते हैं ना, एकदम सटीक, सुगठित, सुगठित वाक्य यानी क्रम से, वैसा। उदात्त रचना के लिए उदात्त शैली यानी उच्च रचना के लिए उच्च शैली का ही प्रयोग होना चाहिए। माला के निर्माण में फूलों के रूप, रंग व गंध का अपना महत्व होता है। देखो, जब एक माला बनाई जाती है तो फूलों के रंग का, फूलों के रूप का, फूलों की गंध का अपना एक अलग महत्व है। लेकिन सबसे अधिक महत्व क्या होता है, उन फूलों को एक सूत्र में पिरोकर माला का रूप देने वाले धागे का। रूप, रंग, गंध बाद की बात है, लेकिन वो जो माला है वो माला किससे बनी है? अगर धागा नहीं होगा तो क्या माला बन सकती है? क्या नहीं बन सकती है। तो सबसे पहले एक धागे का होना जरूरी है, क्योंकि उसी धागे में वो माला सुव्यवस्थित तरीके से क्या होगी, एक सूत्र में पिरोई जा सकेगी, तभी वो माला दिखेगी। इसी प्रकार से हम जो रचना करेंगे, जो उदात्त रचना है, उसके लिए उच्च शैली होना आवश्यक है, उसके लिए शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम होना आवश्यक है। उदात्त भाव, भव्य आवेग यानी ऊंची भावनाएं, अच्छे विचार। उदात्त अलंकार, अलंकारों का अच्छे से प्रयोग, उत्कृष्ट शब्द, इन सब को आपस में गूंथ कर रचना का निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है? उदात्त शैली, उच्च शैली के द्वारा ही किया जा सकता है। अब देखिए, ये दो रचनाएं हैं और इनको लिखने वाले रचनाकार। उदात्त के विषय में ये लिखा है निर्मला जैन, और काव्य में उदात्त तत्व ये लिखा है नगेंद्र ने। ठीक है, ये आपका लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न ऐसे ही आएंगे, एक एक लाइन अच्छे से समझनी है, याद करनी है। और राघव प्रकाश की परिष्कार में पीछे इनके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे दे रखे हैं। अगर आप अभी तक नहीं लाए हैं, लेके आ जाइए। कवर पेज से कोई मतलब नहीं है, चेंज भी हो गया होगा, लाल की जगह हरा हो जाएगा, हरे की जगह लाल, पीला, मैटर वही रहेगा, राघव प्रकाश परिष्कार। और उसके पीछे जो एमए के 10 ये टॉपिक हैं, उनके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से दे रखे हैं। आप अगर ये डिटेल यहाँ पढ़ लेते हैं और उसके बाद पीछे से वो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो आपके बहुत सारी समस्याएं बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी उन्हीं में से पहले किया, यूजीसी नेट बाद में पढ़ा। क्योंकि एमए के जो 10 सिद्धांत हैं, पहले इन नोट से पढ़ने के बाद राघव परिष्कार की गाइड से आप ऑब्जेक्टिव कर लेना। कम से कम भी 2 से 3 बार करने पड़ेंगे, जब समझ में आएंगे। फिर आप यूजीसी नेट की बुक पे जाना, क्योंकि ये 10 सिद्धांत जो है उनका ढंग से विश्लेषण इन्होंने, राघव प्रकाश ने कर रखा है। भले आप राघव प्रकाश की बुक में से भी और डिटेल पढ़े इसके बाद भी, तो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने वही फॉलो किया था। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा आएगा आगे का वक्रोक्ति सिद्धांत, वो हम वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा मार्क्सवाद, फिर उसके बाद हम अलंकार, छंद, रस, ये जो भी है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व है। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम से जाकर इसकी पीडीएफ आप ले लीजिएगा।
थोड़े ही टाइम बाद अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरा चैनल नहीं मिल रहा है, तो मेरे चैनल का नाम किसी ने लिखा है हिंदी के रंग कविता तोतला के रंग, ऐसे नहीं मिलेगा, हिंदी के रंग कविता तोतला के संग, संग है लास्ट में। और नहीं तो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से करिए, नहीं तो हिंदी में आप टाइप करेंगे आपको बिल्कुल टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। ठीक है, राधे राधे, हरे कृष्णा।